सर सबसे पहली बात जो तो ये है कि बीजेपी से सर्टिफिकेट किसी को नहीं चाहिए। हु इज़ नेशनल, हु इज़ एंटी नेशनल। जी। सभी जानते हैं कि नेशनल कौन है, नेशनलिस्ट कौन है। हम उनको भी एंटी नेशनल नहीं कहते क्योंकि वो हमारे देश के लोग हैं। डीडीसी चुनावों को लेकर हमारी महाकवरेज जारी है और हर ब्लॉक में, हर इलाके में पहुंचकर हम कोशिश कर रहे हैं कि आम जनता के क्या मुद्दे हैं उनसे नेताओं को वाकिफ़ करवाया जाए, और जो नेताओं के मैनिफेस्टो हैं, क्या विजन लेकर वो डीडीसी चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे आम जनता को वाकिफ़ करवाया जाए। अब हम पहुंचे हैं रियासी में, और रियासी में किस तरह से चुनावी माहौल है, क्या उम्मीदें हैं अलग अलग पार्टियों को, और किस तरह से आम जनता डीडीसी चुनावों को देख रही है, उस पर बातचीत करने आए हैं हम। और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट रियासी से वर्किंग प्रेसिडेंट अमित शर्मा जी। अमित जी, स्वागत है आपका दिनेश चुनाव पर। हाँ, धन्यवाद सर। जी अमित जी, सबसे पहला सवाल, डीडीसी चुनाव पहली बार जम्मू एंड कश्मीर में हो रहे हैं, और किस तरह की उम्मीदें हैं कांग्रेस पार्टी को डिस्ट्रिक्ट रियासी से? देखिए, उम्मीदें बहुत अच्छी हैं। पहले तो मैं लोगों को मुबारकबाद दूंगा कि डीडीसी चुनाव जो हैं वो हमारे स्टेट में हो रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी बहुत बार कोशिश की गई थी, लेकिन रिजर्वेशन के चलते या कुछ इश्यूज ऐसे थे जिसके चलते इसको टाल दिया गया था। लेकिन अब ये चुनाव हो रहे हैं, इसका जो बेनिफिट है वो अल्टीमेटली जनता को मिलेगा, क्योंकि जो हमारा 3 टायर सिस्टम है पंचायती राज का, वो इम्प्लीमेंट हम काफ़ी देर से इसकी डिमांड कर रहे थे। जब मैं एज ए यूथ कांग्रेस मेंबर भी रहा हूँ, यूथ कांग्रेस का असेंबली प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, तब भी हमारी कोशिश थी। हमने बहुत बार प्रोटेस्ट अपनी ही सरकार के खिलाफ किया था। तब कांग्रेस की सरकार थी, हमने उनके खिलाफ भी प्रोटेस्ट किया था कि 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट जो है म्यूनसिपल बॉडी के लिए भी की जाए। आज वो अमेंडमेंट हुई है, तो हम इससे इसका बेनिफिट ये है कि लोगों के अपने नुमाइंदे जो ग्राउंड लेवल पे लोग हैं, चाहे वो पंचायतों में है, चाहे वो ब्लॉक लेवल पे हैं, वो लोग वहाँ से उठकर उनकी नुमाइंदगी करते हैं। बड़े नेता तो जो है वो बड़े स्तर पर असेंबली में बैठते हैं, वहाँ पे इश्यूज रेज करते हैं, लेकिन किसी ना किसी वजह से छोटे छोटे जो इश्यूज रहते थे वो रह जाते हैं। तो यही 3 टायर सिस्टम है कि अगर पंचायत लेवल पे इश्यूज सॉल्व हो जाए तो अच्छा है। अगर पंचायत लेवल से कहीं इशू छूट जाए, थोड़ा हाई लेवल का इशू है, तो उसको अब डीडीसी मेंबर्स जो हैं वो आगे रखेंगे, और जो अपने ब्लॉक की पूरी प्लानिंग है वो डीडीसी मेंबर्स करेंगे। तो बहुत अच्छा है, लोगों को आगे बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए और वोट करने आना चाहिए। कैंडिडेट्स को देखें, पार्टीज को देखें, और स्थानीय मुद्दों को देखें कि जो लोकल लेवल पे इश्यूज हैं, कौन आदमी है जो आपकी आवाज़ जो है वो बुलंद करके एडमिनिस्ट्रेशन के आगे, गवर्नमेंट के आगे रख सकता है। ये चीज़ें अमित जी, जिस तरह से आपने मुद्दों की बात की, तो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर एक नया जो अलायंस पीएचडी बना है, ये एक पार्टी कह रही है जी हम 370 वापस लाएंगे, एक कह रही है जी हमने हटाया इसलिए वोट दो। आपको लगता है, और जब भी हम जनता के बीच में भी जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि मोदी जी के नाम पर जो है हम वोट देंगे, भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ताओं ने क्या किया हम वो चीज़ें नहीं देखेंगे, डेवलपमेंट के मुद्दे क्या हैं हमें इतना नहीं पता, बट मोदी जी के नाम पर वोट देंगे। आपको लगता है डीडीसी चुनावों में ये चीज़ें देखकर आम जनता को वोट करना चाहिए? जी, देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लोगों को जो है कैंडिडेट्स को देखना चाहिए। 370 अगर इन्होंने तोड़ा है, 370 में कुछ कमियां थी जो हम भी चाहते थे। मैं अपने पर्सनल लेवल पे आपको बताऊंगा कि जो कमियां थी उनको दूर करना चाहिए था। 370 तोड़ने से हमको नुकसान हुआ है, जम्मू के लोगों को नुकसान हुआ है, जम्मू कश्मीर के लोगों को नुकसान हुआ है। 370 में कुछ कमियां थी जो हम भी चाहते थे। जैसे हमारी कोई बहन की शादी आउट ऑफ स्टेट हो जाती थी तो उसकी सिटीजनशिप खत्म हो जाती थी, जो हमारी स्टेट सब्जेक्ट खत्म हो जाता था, वो नहीं होना चाहिए था। हमारे जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज थे वो उनको सिटीजनशिप नहीं मिल रही थी। वो इश्यूज ऐसे थे जो अमेंडमेंट होके उनको उनके राइट्स मिलने चाहिए थे। लेकिन 370 तोड़ने के बाद आज इन्होंने न्यू लैंड लॉ लाया है, जहाँ बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज लाई हैं जो जनता के हक में नहीं हैं। और आप अगर ग्राउंड लेवल पे जाएंगे, गांव-गांव में जाएंगे, तो जो लोग इन चीज़ों से परेशान हैं। तो इन इलेक्शंस में लोगों को स्थानीय इश्यूज देखने चाहिए। जब एमपी इलेक्शन आती है या और इलेक्शंस आती हैं, तब आप देखिए आपने किस पार्टी को वोट करना है, किस कैंडिडेट को वोट करना है। लेकिन यहाँ पर, क्योंकि अगर आप सेंटर में किसी का चेहरा देख के, मैं किसी की बात नहीं करूँगा, चाहे वहाँ पर कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, आप अगर बड़े लेवल का चेहरा देखेंगे, बड़े नेता का चेहरा देखकर वोट करेंगे, आपके काम करवाने कोई बड़ा नेता यहाँ पर लोकल लेवल पे नहीं आएगा। लोकल लेवल पे आपको वही डीडीसी मेंबर आपके काम करवाएगा जो कि एक पढ़ा लिखा, सुलझा हुआ और समझदार नेता होगा। इसलिए आपको अपना कैंडिडेट देखना है और सोचना है कि कौन कैंडिडेट हमारी बेहतरी के लिए काम कर सकता है।
अमित जी, अगर डिस्ट्रिक्ट रियासी की बात करें तो किस तरह के मुद्दे हैं, क्या परेशानियां आप लोगों को दिखती हैं जो रियासी में अभी तक ठीक नहीं हुई? पुरानी सरकारें भी रही, चाहे बीजेपी की रही या कांग्रेस की रही, कोई भी एमएलए यहाँ पर रहा, कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो वो एड्रेस नहीं कर पाया, जो उम्मीद है कि डीडीसी अगर कांग्रेस जीती है, कोई भी कैंडिडेट जीता है, तो वो हो सकता है कि आने वाले समय में उन इश्यूज़ को एड्रेस करें? देखिए, यहाँ पे सबसे बड़े इश्यूज़ मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हम तो पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग हैं। तो यहाँ पर सड़कों की बहुत बुरी हालत है और गांव-गांव तक सड़क पहुँचाना बहुत मुश्किल कार्य है। कुछ हद तक हुआ भी है, लेकिन पिछले 7-8 साल से ये जो गति थी वो कम हो गई है और रुक गई है। अगर आप हमारे साथ बमाग इलाके में चलेंगे तो 2002 से 2008 तक हमारा एमएलए बना जुगल किशोर शर्मा। वो एक ही टेन्योर जो है वो कांग्रेस पार्टी को दिया गया था, और आप उन लोगों से उनकी जो है वो पूछ सकते हैं कि आखिर उस दौरान क्या काम हुए, और 2008 के बाद जो सड़कें यहाँ पर खड़ी थी वो आज भी वहीं पर खड़ी हैं। चाहे हम सुरजनदार इलाके में चले जाएं, वो सुरजनदार तक हमने सड़क पहुंचाई, आज भी वहीं पर खड़ी है। टोट इलाके तक चले जाएं, वहाँ पर जहाँ पर सड़क खड़ी थी अब कुछ गति उस सड़क ने पकड़ी है, नहीं तो वहाँ की वहाँ खड़ी है। आप गूलनास में चले जाएं, आज जाके वहाँ पर जो है वो ब्लैक टॉपिंग हो रही है। मतलब ऐसे बहुत सारे काम हैं जो बेसिक काम है जो हमें करवाने की ज़रूरत है। तो ये काम ज़रूर होने चाहिए। ऐसे ही काम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हिसाब है रियासी में? किस तरह का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है? कुछ बड़ी ट्रेजेडी किसी के साथ हो जाए तो क्या उससे भी जम्मू भागना पड़ता है या रियासी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उसका इलाज हो जाता है? देखिए, ये हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं इनका नाम ही यहाँ पर लोगों ने रेफर हॉस्पिटल डाला हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट एड दी जाती है, तो उसके अलावा कोई इतनी बड़ा इलाज यहाँ पे नहीं किया जाता है। अभी पिछले दिनों भी हमने कोई एक डेढ़ महीना पहले भी प्रोटेस्ट किया था इसी बारे में कि आप यहाँ पर हमें ब्लड बैंक दीजिए, उसके लिए पैसा सैंक्शन हुआ है, और बहुत सारी चीज़ें थी। हमारा आई वार्ड के लिए पैसा सैंक्शन हुआ है, वो डिपार्टमेंट्स को दे भी दिया गया है पैसा। तो हमने ये डिमांड रखी थी कि अगर डिपार्टमेंट को दे दिया गया है तो वो काम क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद थोड़ा डिपार्टमेंट जो है वो हरकत में आया और उन्होंने हमें बताया कि ये पैसे डिपार्टमेंट्स को दिए गए हैं और जल्द ही ये काम शुरू हो जाएंगे। हाँ, इसके लिए हमने और भी सिटी स्कैन मशीन की डिमांड रखी है। जब गवर्नमेंट कहती है हम हर डिस्ट्रिक्ट को सिटी स्कैन मशीन दे रहे हैं, तो फिर आखिर काम अटका क्यों हुआ है? क्योंकि स्पेशल जो वार्ड्स होते हैं, स्पेशल जो रूम्स हैं सिटी स्कैन के लिए, वो अवेलेबल हैं, वो तैयार किए जा चुके हैं, सिर्फ मशीन आना पेंडिंग है। रेडियोलॉजिस्ट हमारे हॉस्पिटल में यहाँ पर बैठे हुए हैं बहुत अच्छे, लेकिन जब मशीन नहीं होगी तो रेडियोलॉजिस्ट आखिर करेंगे क्या? ये डिमांड्स हमने रखी थी। हमारा माई टाउन माई प्राइड में भी प्रोग्राम हुआ था यूएलबी में, मैं एज ए काउंसलर वहाँ पे बैठा था, तो वहाँ पे भी हमने ये डिमांड रखी हुई है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अगर एजुकेशन की बात करें तो किस तरह का यहाँ पर डिग्री कॉलेज है जो यहाँ पर बने हुए हैं? क्या आपको लगता है कि पर्याप्त यहाँ पर सुविधाएं, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो वो यहाँ पर है, ताकि जो बच्चे हैं उन्हें यहाँ से निकलकर जम्मू में ना जाना पड़े, या फिर उनको दिल्ली या चंडीगढ़ या बाकी सिटीज़ में जाना? देखिए, यहाँ पर तो सिर्फ एजुकेशन में अगर बात करें, कॉलेज लेवल पे 2004-05 में यहाँ पे कॉलेज खुला था, तो तब से लेके थोड़ी बहुत जो स्टाफ के इश्यूज रहते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टाफ बहुत अच्छा है। मैं ये तारीफ करूँगा कि हमारे डिग्री कॉलेज में स्टाफ बहुत अच्छा है। बीच बीच में कमियाँ आती रहती हैं कभी, तो उन इश्यूज़ को स्टूडेंट्स खुद भी आगे आके बोलते हैं कि हमारे पास स्टाफ नहीं है। पहले यहाँ पर 2 ही डिग्री कॉलेज थे, एक रियासी में और एक दरमाड़ी में। अभी पिछले 2-4 साल पहले 2 डिग्री कॉलेज और दिए गए हैं। अभी उनकी बिल्डिंग्स तैयार हो रही हैं, तो टेम्परेरी तौर पर और बिल्डिंग्स में पढ़ाई शुरू की गई है शायद। और अब तो कोविड के चलते ऐसे भी नहीं हो पा रही है, ऑनलाइन क्लासेस में भी चल रही हैं उनकी, लेकिन स्टाफ हमारा यहाँ पे अच्छा है। एक चीज़ हमारी यहाँ पे है कि हम जो हायर सेकेंडरी लेवल पे हमने बहुत बार डिमांड रेज की है, माई टाउन माई प्राइड में भी की, कि हमारे यहाँ पे कॉमर्स नहीं है। तो हमने ये गवर्नमेंट से कहा था, जो हमारे विजिटिंग ऑफिसर थे सूरज रखवाल जी, उनसे भी कहा था कि यहाँ पर कॉमर्स सब्जेक्ट्स आप जल्दी स्टार्ट करवाइए, क्योंकि कॉलेज में हमारे कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन हमारे हायर सेकेंडरी में नहीं है, ना बॉयज़ हायर सेकेंडरी में नहीं है और गर्ल्स में भी नहीं है। तो दोनों बच्चों को फिर दूसरी स्ट्रीम, हाँ, फिर स्ट्रीम उनको चेंज करनी पड़ती है, जहाँ फिर वो सब्जेक्ट्स बाहर जाके पढ़ते हैं, तो आउट ऑफ
डिस्ट्रिक्ट जाना पड़ता है उनको। तो ये अमित जी, अगर मैं रियासी की बात करूं तो कई सारे पिकनिक स्पॉट हैं यहाँ पर। टूरिज्म के लिए एक बहुत बड़ा हब रियासी बन सकता है। सीनरी काफ़ी अच्छी हैं, कई सारे इलाके हैं। अब दुनिया का सबसे बड़ा जो रेलवे ब्रिज है वो भी रियासी बनने जा रहा है। आपको लगता है सही तरीके से, चाहे वो जितनी भी सरकारें अभी तक रही, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या फिर अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर पूरी तरह से कामकाज कर रही है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, आपको लगता है कि टूरिज्म को सही तरीके से यहाँ पर एक्सप्लॉइट किया गया है? सही तरीके से यहाँ पर टूरिज्म के लिए पर्याप्त सुविधाएं जो बाहर से व्यक्ति आए उसके लिए यहाँ पर अरेंज की गई हैं? कटरा भी आप ही के डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, बहुत बड़ा हब है टूरिज्म का, पर आपको लगता है कि आम व्यक्ति के लिए जो बाहर से टूरिस्ट आता है उसके लिए अच्छी सुविधाएं यहाँ पर है? सर, मैं अगर अपनी बात करूं, जो हमारी पार्टी, जहां हमारे नेता रहे हैं, तो जब वो एज ए टूरिज्म मिनिस्टर भी रहे हैं स्टेट के, उस समय जो डेवलपमेंट हुई थी वो आज नहीं हो रही है। मैं आपको उनके भी काम बता सकता हूं। उसके बाद जो किस तरह के काम थोड़ा हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। बाबा धनसर आपने देखा होगा रास्ते में, जब 2002 में हमारे मिनिस्टर बने थे, जुगल जी एमएलए बने थे, तब बाबा धनसर तक सड़क नीचे नहीं जाती थी। हमने वो सड़क का काम लगवा के बिल्कुल एंड पॉइंट तक, जहाँ तक सड़क जा सकती थी वहाँ तक सड़क पहुँचाई, और उसमें जो बाकी काम हो सकते थे वो करवाए। उसके बाद सिहाड़ बाबा में हमने करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट बनाकर वहाँ पे अच्छे तरीके से पार्किंग जहाँ और जो डेवलपमेंट हो सकती थी वो करवाई। उसके बाद यहाँ पर बारादरी में टूरिज्म की बिल्डिंग बनी है, टीआरसी सेंटर बना हुआ है, वो भी 2-3-4 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बना था, वो भी हमने बनवाया था। उसके अलावा भीमगढ़ फोर्ट में करोड़ों रुपए का, ये हमारे सामने जोरावर सिंह जी का किला है, जिसको हम भीमगढ़ फोर्ट भी बोलते हैं। इसको काफ़ी अच्छे तरीके से हमने डेवलप करवाया। इसकी बिल्डिंग खस्ता हाल हो गई थी, यहाँ पर पैसा लगवाया। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। डेरा बाबा बंदा बहादुर में हमने टीआरसी की बिल्डिंग बनवाई, टूरिज्म सेंटर की। पौनी में हमने टूरिज्म सेंटर बनवाई बिल्डिंग। उसके अलावा शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड जो है हमारा, वहाँ पर हमने काम करवा के, वहाँ पर हमने क्या किया कि उसको हमने श्राइन बोर्ड के बनवाया। हाँ, तो उससे क्या हुआ, वो डेवलप करवाने से ये हुआ कि टूरिस्ट जो कटरा में आता था, डिवोटी जो माता के दर्शन करने आता था, वो वहाँ पर भी जाने लगा। जब वहाँ पर श्राइन बोर्ड के अंडर आया तो वो वहाँ पे भी जाने लगा। उससे क्या हुआ कि हमारे वहाँ से लेके, कटरा से लेके शिवखोड़ी तक, रनसू तक, रास्ते में इतने टी स्टॉल, ढाबे, कैपरीज इतनी बनी हुई हैं कि लोगों को रोजगार मिला। तो यही ऐसे काम होते हैं जिससे कि रोजगार पैदा हो सकता है। लेकिन आज अगर आप देखेंगे, पौनी की टूरिज्म की बिल्डिंग बंद पड़ी है, रियासी बारादरी की टूरिज्म की बिल्डिंग बंद पड़ी है, भीमगढ़ फोर्ट में जितना पैसा लगा था आज सारी बिल्डिंग खस्ता हालत फिर से हो रही है। डेरा बाबा में जो बिल्डिंग बनाई गई थी वो बंद पड़ी है। तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का ही फेलियर है। जहाँ जो हमारे पूर्व विधायक रहे हैं, एक दो, अब मैं नाम लूंगा तो वो ठीक नहीं, लेकिन भाजपा के ही रहे हैं, तो उनका काम था कि अगर ये चीज़ें बनी हैं तो इनको सुचारू रूप से चलाया जाए। वो नहीं चला पाए। और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन हमारी जो है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उसका भी फेलियर मैं कह सकता हूँ कि उनका भी फेलियर है कि अगर बिल्डिंग्स खाली पड़ी हैं, आप उनको कॉन्ट्रैक्ट पे दीजिए, लीज पे दीजिए, ताकि लोग वहाँ पर अगर जा रहे हैं, कोई किसी आदमी ने लिया होगा, एक तो उसका भी रोजगार चलेगा और लोगों को भी वहाँ पे सुविधा मिल सकेगी। तो ऐसे ही काम है जिससे एक तो इससे रोजगार भी मिल जाएगा किसी को और फैसिलिटीज भी मिल जाएंगी। तो यही चीज़ हम कहना चाहते थे। अमित जी, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो कई सारे बड़े बड़े वादे उन्होंने किए थे। आर्टिकल 370 भी हटाया, या यूटी जम्मू एंड कश्मीर को बना दिया गया। आपको लगता है कि जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, चाहे वो जो हमारे प्रेसिडेंट हैं रविंद्र रैना जी, या फिर बाकी सब जो जितने भी उनके नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कहते हैं कि हमने इतनी डेवलपमेंट कराई है पिछले कुछ सालों में जितनी आज तक कभी नहीं हुई। 70 सालों के जो कांग्रेस ने या बाकी पार्टीज ने पाप किए थे वो हम धो रहे हैं, और इसके बाद बड़ी डेवलपमेंट्स हम करेंगे। देखिए, सिर्फ बातें करने से काम नहीं होता है, ग्राउंड पे कुछ दिखना भी चाहिए। आप मेरे को एक चीज़ बताइए कि यूटी बना के हमें जम्मू कश्मीर के युवाओं को क्या फ़ायदा हुआ है, क्या रोज़गार मिला है? आपने देखा पिछले दिनों अकाउंट असिस्टेंट के पोस्ट निकली थी। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करूँगा, 70 पोस्टें थी, 25-30 हज़ार बच्चा उसके लिए अप्लाई कर रहा था। तो किन बच्चों को वो मिलेगी? और उसमें भी आपने देखा होगा कि कितने फोटोज़ वायरल हुए थे जहाँ पे चीटिंग करवाई जा रही थी। तो अगर ऐसे आपने डेवलपमेंट करवाई है तो हमें ऐसी डेवलपमेंट नहीं चाहिए। हमें चाहिए युवाओं को रोज़गार मिले, प्राइवेट कंपनीज में मिले। चाहे हम नहीं कहते कि आप सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में उनको रोज़गार दीजिए, किसी भी सेक्टर में आप रोज़गार दीजिए, आप प्राइवेट सेक्टर में दीजिए। होटल इंडस्ट्री, कटरा में हमारी इतनी बड़ी होटल इंडस्ट्री है, दिन ब दिन कटरा का काम लो होता जा रहा है। आखिर इस पे आप चर्चा क्यों नहीं करते कि क्यों लो हो रहा है?
हमारे पास इतने अच्छे अच्छे मतलब पिकनिक स्पॉट्स हैं, सूला पार्क है, बाबा धनसर है, उसके बाद शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड है, नौ देवियां हैं, देवी पिंडी है। अगर आप ऊपर इलाके जाएंगे इतनी बढ़िया चिनका लेक है, ऐसी जगह ही नहीं है कोई। आप सुरजनदार में जाएंगे वहाँ पे देखिए, आप बक्कल में जाइए जहाँ पे हाईएस्ट ब्रिज बन रहा है हमारा, आप ऊपर माहौर वाली साइड जाइए, डगन टॉप जगह है, गगन टॉप जगह है, बेहतरीन जगह हैं, लेकिन इसको डेवलप करने की ज़रूरत है और इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। तो मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट से भी ये कहना चाहता हूँ कि आप इन जगहों को विजिट कीजिए, लेकिन सिर्फ विजिट करने से कुछ नहीं होगा, इनको प्रमोट कीजिए, लोगों को यहाँ पे लाइए, उन लोगों का भी रोजगार बढ़ेगा और आपको भी पब्लिसिटी मिलेगी, आपका भी अच्छे से सिस्टम चलेगा। अमित जी, आखिरी सवाल आपसे ज़रूर पूछूंगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता हमेशा, चाहे वो युवा हों या दूसरे हों, उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस हो या पीएचडी की जितनी पार्टीज हैं अलग अलग, उनको कहा है कि आप एंटी नेशनल हो, आप देश के हित में कोई काम नहीं करते हो, आप हमेशा जो भी बात करते हो कभी चीन या कभी पाकिस्तान की। उस चीज़ पर एक युवा, बीइंग अ युवा, आप क्या समझते हैं कि बड़े बड़े नेता तो जो बात करते हैं, बट बीइंग अ युवा आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, आपको लगता है कि मैं भी एक एंटी नेशनल का टैग लेकर लंबे समय तक चल सकता हूँ, या फिर भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है वो बिल्कुल सही है? सर, सबसे पहली बात जो तो ये है कि बीजेपी से सर्टिफिकेट किसी को नहीं चाहिए। हु इज़ नेशनल, हु इज़ एंटी नेशनल, सभी जानते हैं कि नेशनल कौन है, नेशनलिस्ट कौन है। हम उनको भी एंटी नेशनल नहीं कहते, क्योंकि वो हमारे देश के लोग हैं। ना वो एंटी नेशनल है ना हम हैं। वो अगर नेशनलिस्ट हैं, हम उनसे बड़े नेशनलिस्ट हैं, है ना। तो आप किसी को सिर्फ ब्लेम करके, आपके पास जनता में जाने के लिए इश्यूज होने चाहिए। आप सिर्फ दूसरे को गाली देके अगर कहेंगे तो वैसा कभी नहीं चलेगा। हम कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं गुलाम नबी आज़ाद जी के काम देख के, हम कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं जुगल किशोर जी के काम देख के, हम कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं 70 साल में जो कांग्रेस पार्टी ने काम किए हैं, सुई से लेके हवाई जहाज़ तक जो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, अगर आपको पता होगा उस समय हमारे यहाँ पे कोई कारखाने नहीं थे, कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज नहीं थी, छोटी से छोटी फैक्ट्री तक नहीं थी। तो वहाँ से लेके यहाँ तक देश को लाना और देश को इकट्ठा करना, जब हमारा देश बंटा था, पाकिस्तान अलग हुआ था, हिंदुस्तान अलग हुआ था, हमारी बाउंड्रीज में इतने डिस्प्यूट्स थे, स्टेट्स की बाउंड्रीज में इतने डिस्प्यूट्स थे, उन सभी स्टेट्स को इकट्ठा करके एक भारतवर्ष बना के रखना 70 साल में, वो बहुत बड़ी बात है। तो ये चीज़ें आपने 2014 से लेके 2020 तक भी देखा होगा कि आज जो पेशेंस लोगों में नहीं रही है, तो तब से लेके आज तक अगर देश को एकजुट बना के रखना, ये चीज़ें भी होनी चाहिए। आप किसी को देशभक्ति का और देशद्रोही का टैग नहीं दे सकते। जो देशद्रोही है आप उसको जेल में ठोकिए, जो देश के खिलाफ बोलता है आप उसको देश के खिलाफ बोलने के लिए आप जेल में ठोकिए। आप उसको जेल में ठोकते नहीं हैं, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को गाली देते हैं, आप कांग्रेस को गाली देते हैं, आप प्रूफ कीजिए जो एंटी नेशनल है आप उसको जेल में ठोकिए। आप यहाँ पे कांग्रेस के ऊपर ब्लेम लगाते हैं, लेकिन आप खुद कारगिल में जाके गुपकार गैंग वालों के साथ कौंसिल बनाते हैं। तो ये जनता सब जानती है। आपने पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, तब महबूबा मुफ्ती बहुत अच्छी थी, आज महबूबा मुफ्ती से आप अलग हो गए तो आज वो ख़राब हो गई। जब उमर अब्दुल्ला जी को आपने अपनी सरकार में मंत्री बनाया था सेंटर में, अटल जी की सरकार में, तब वो नेशनलिस्ट थे, आज वो एंटी नेशनल कैसे हो गए? तो ये चीज़ें जनता सब समझती है। लोगों को सिर्फ काम से मतलब है और अपने देशभक्ति सबके दिल में है। जब मौका आता है तो दिखाते भी हैं। एंटी नेशनल कोई नहीं है, सबसे बड़े नेशनलिस्ट हम लोग हैं, तो वो हैं तो हम भी हैं जी। सारे यहाँ पर नेशनलिस्ट हैं, एंटी नेशनल कोई नहीं है। जो एंटी नेशनल है उसको जेल में ठोकिए। जाते क्या आप लोगों से अपील करेंगे? डीडीसी चुनाव अब परसों से शुरू होने वाले, 28 को पहला फेज शुरू हो जाएगा और लंबे 8 फेजेस में चुनाव होने हैं। क्या अपील आप जनता से करेंगे कि क्या पार्टी को वोट दें, क्या मुद्दे देखें और किस तरह से वो अपना जो मत है वो उनको बनाना चाहिए? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप लोकल इश्यूज़ को देखिए, आपके लोकल लेवल पे इश्यूज़ कौन उठा सकता है। कांग्रेस पार्टी ने डिस्ट्रिक्ट, मैं सिर्फ अपने ज़िले की बात करूंगा क्योंकि मेरी यही लिमिट है, तो मैं यही कहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट रियासी में कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छे उम्मीदवार उतारे हैं,
चाहे वो बमाग में हो, हमारा 25 साल का नौजवान भाई खड़ा है जो बाय प्रोफेशन इंजीनियर है, उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके इस फील्ड में आया है। आप पौनी में देख लीजिए, आप कटरा में देख लीजिए, हमने हर जगह युवाओं को मौका दिया। आप अरनास में देख लीजिए, वहाँ पे भी हमारी बहन MA BEd करके बैठी हुई है और उन्होंने इस फील्ड में आने के लिए चुना है। तो हमने जितने कैंडिडेट्स उतारे हैं वो एक अच्छे लेवल के कैंडिडेट्स उतारे हैं, अच्छे कैंडिडेट्स उतारे हैं। मैं यही अपील करूंगा कि आप लोकल इश्यूज़ को देखिए, आप कैंडिडेट्स को देखिए और लोकल लीडर्स को देख के वोट कीजिए। जी, धन्यवाद हमसे पूरी बातचीत के लिए अमित जी। थैंक यू सर। तो ये थे अमित शर्मा जी, जो कि रियासी डिस्ट्रिक्ट के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस पार्टी से। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े आरोप लगाती रहती है, पूरी तरह से इन्होंने खारिज किया और साफ तौर पर एक बहुत अच्छी और पॉजिटिव बात ये कही कि जब भी DDC चुनावों में कोई भी व्यक्ति वोट दे तो वो लोकल कैंडिडेट और लोकल मुद्दों को देखकर वोट दे, ना कि बड़े बड़े मुद्दों को देखकर, क्योंकि काम जो है वो उन लोगों ने करवाने हैं जिनको आप चुन कर आगे भेजेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ।